हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग नक्शबंदी सिलसिले से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिटेल में कवर करेंगे और शुरुआत करेंगे नक्शबंदी सिलसिले के की बिलीफ्स को जानने से। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि नक्शबंदी सिलसिले के जो लोग थे उन्हें मटेरियल वेल्थ से कोई दिक्कत नहीं थी। उनका कहना ये था कि अगर आप इस्लाम के दायरे में रहते हुए मटेरियल वेल्थ को अर्न करते हैं और उसको एंजॉय करते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनका जो व्यू पॉइंट था वो काफ़ी ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स था। ये नॉन मुस्लिम्स और शियाज के साथ इंटरेक्शन तक पसंद नहीं करते थे और ये इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देते थे कि शरीयत लॉ को उसकी प्योरेस्ट फॉर्म में इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। उसके अंदर किसी भी तरह की इनोवेशंस, जिन्हें बिद्दत कहा जाता है, नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा इनको ये बात भी पसंद नहीं थी कि मुस्लिम सेंट्स की दरगाहों को पिलग्रिमेज बनाया जाए। और अगर पूछा जाए कि गॉड और मैन के बीच के रिलेशन को ये किस तरह से देखते थे, तो ये गॉड और मैन के बीच के रिलेशन को मास्टर और स्लेव के रिलेशन की तरह देखते थे। और इनके बारे में एक ख़ास बात ये है कि ये एक अलग तरह की मेडिटेशन को परफॉर्म करते थे, जहाँ पर ये साइलेंटली हार्ट के ऊपर मेडिटेट करते थे। और इसीलिए नक्शबंदी सिलसिले के सूफ़ीज़ को साइलेंट सूफ़ीज़ भी कहा जाता है। और अगर पूछा जाए कि इनका म्यूज़िक को लेकर क्या व्यू पॉइंट था, तो क्योंकि ये ऑर्थोडॉक्स थे तो इसीलिए ये किसी भी तरह के म्यूज़िक को पसंद नहीं करते थे, चाहे वो रिलीजियस म्यूज़िक ही क्यों ना हो। चलिए अब देखते हैं कि नक्शबंदी सिलसिला भारत में कब इंट्रोड्यूस हुआ। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि नक्शबंदी सिलसिला सेंट्रल एशिया में उज़्बेकिस्तान में ओरिजिनेट हुआ था और 16वीं सेंचुरी में अकबर के रूल के दौरान ये भारत में आए, ठीक उसी समय जब कादरी सिलसिला भी भारत में आ रहा था। और अगर बात की जाए इनके इंपॉर्टेंट लीडर्स की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नक्शबंदी सिलसिले को सेंट्रल एशिया में जिस सूफ़ी सेंट ने फाउंड किया था वो थे ख्वाजा बाहुउद्दीन नक्शबंद। और जो सूफ़ी सेंट नक्शबंदी सिलसिले को भारत में लेकर आया उनका नाम था ख्वाजा बाकी बिल्ला। इन्हें बेरंग भी कहा जाता है। इन दोनों नक्शबंदी सिलसिले के सूफ़ी सेंट्स के अलावा हमें ख्वाजा उबैदुल्ला अरहर के बारे में भी पता होना चाहिए, जो कि समरकंद में रहा करते थे, जो कि बाबर का होम टाउन था और बाबर भी इनसे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी। इनके अलावा ख्वाजा बाकी बिल्ला, जिन्होंने नक्शबंदी सिलसिले को भारत में इस्टेब्लिश किया, इनके एक डिसाइपल थे जिनका नाम था शेख अहमद सरहिंदी। शेख अहमद सरहिंदी एक हनाफी जूरिस्ट थे और इनके बारे में ख़ास बात यह है कि ये अकबर की सिंक्रेटिक पॉलिसीज़ के स्टॉन्च अपोनेंट थे। सिंक्रेटिज्म बेसिकली उस चीज़ को कहा जाता है जब आप मल्टीपल रिलीजन्स की बिलीव्स और प्रैक्टिसेस को मिलाने की कोशिश करते हो। और अकबर भी दीन इलाही की फॉर्म में कुछ ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे थे और शेख अहमद सरहिंदी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अपोज कर रहे थे। इसके अलावा अकबर की दूसरी लिबरल पॉलिसीज़, जहाँ पर उन्होंने काफ़ी सारी हाई पोजीशंस हिंदूज़ को दे रखी थी, जजिया कानून को विड्रॉ कर लिया था और काउ स्लॉटर को बैन कर दिया था, इन सब चीज़ों से भी शेख अहमद सरहिंदी नाराज़ थे और उनके ऊपर दबाव बना रहे थे कि वो जजिया कानून को वापस से रीइम्पोज कर दें। और अकबर के बाद जब जहांगीर का रूल शुरू हुआ तो उस समय सिचुएशन ये थी कि शेख अहमद सरहिंदी बहुत ही बोल्ड थियोलॉजिकल क्लेम्स कर रहे थे। एक तरफ तो उन्होंने अपने आप को सेकंड मिलेनियम का रिन्यूअर डिक्लेयर कर दिया था और दूसरी तरफ वो अपने आप को स्पिरिचुअली कैलिफ और इनफैक्ट प्रॉफिट से भी ज़्यादा बड़ा दिखा रहे थे। और इसी के चलते जहांगीर ने उन्हें प्रिजन में डलवा दिया। जहांगीर ने अपनी मेमोयर तुजू के जहांगीरी में लिखा है कि शेख अहमद सरहिंदी जनता के बीच में माहौल ख़राब कर रहे थे और इसीलिए उन्हें जेल में डालना पड़ा। और अब इस अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर हम लोग नक्शबंदी सिलसिले और रूलिंग क्लास के बीच के रिलेशंस की बात करें तो हमारे लिए ये समझना बहुत ज़्यादा आसान होगा कि नक्शबंदी सिलसिले के जो सूफ़ीज़ हुआ करते थे वो पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव हुआ करते थे और उनकी पूरी कोशिश होती थी कि स्टेट पॉलिसीज़ को वो इन्फ्लुएंस कर सकें। और अगर आप स्पेसिफिकली भी देखें तो स्टेट ग्रांट्स लेने में भी ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, क्योंकि इन्हें अपनी स्पिरिचुअल इंडिपेंडेंस ज़्यादा प्यारी थी। हाँ, अगर स्टेट सर्विस को इन्हें ऑफ़र की जाए जहाँ पर ये गवर्नेंस में डायरेक्टली एंगेज कर सकते हैं या रूलर के एडवाइज़र बन सकते हैं, तो इस तरह की चीज़ों में तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, क्योंकि ऐसा करते हुए ये स्टेट पॉलिसीज़ को शेप अप कर सकते थे और इनका पूरा फोकस इसी चीज़ पर होता था। और इस चीज़ की छाप आप इनकी ज्योग्राफिकल प्रेजेंस में भी देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि शुरुआती पीरियड में तो ये सिर्फ दिल्ली और सरहिंद, जो कि पंजाब में है, सिर्फ वहीं पर ही एक्टिव हुआ करते थे। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये पावर सेंटर के पास रहना चाहते थे। हालांकि बाद के पीरियड में ये गैंजेटिक प्लेन के अंदर भी स्प्रेड हुए और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स में भी एक्टिव होना शुरू हुए। और फ्रंटियर जोन्स में एक्टिव होने की वजह इनकी ये थी कि ये सेंट्रल एशिया की जो पावर्स थी उनके साथ भी अच्छे संबंध रखना चाहते थे।
तो इसी के साथ हम कह सकते हैं कि हम लोगों ने नक्शबंदी सिलसिले से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को कवर कर लिया है। इंडिया की हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी को डिटेल में कवर करने के लिए बुक्स तवा की प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग बुक्स तवा।